नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और 5 की आंच देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज सबसे पहले बात डी गैंग की। आतंक इतना कि कलेक्टर को धारा 144 लगानी पड़ी। बात करेंगे देश के पहले सांप पार्क की, जहां सांपों की पूरी जानकारी मिलेगी। प्रेम क्या होता है, आज हम आपको उसका उदाहरण बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और बात उस गिलास की करेंगे जो आपको बता देगा कि इसमें जहर है या नहीं। इतिहास के पन्ने में इसकी मिस्ट्री छपी है। खबर होगी पुष्पा गैंग के पर्दाफाश की भी, जो तस्करी का एक अंतर्राज्यीय गिरोह था। लेकिन सबसे पहले बात डी गैंग के आतंक की। वो गैंग जो हर चौक चौराहे पर मौजूद रहता। आपकी गलती हो या नहीं, लेकिन यह गैंग आपको कभी भी अपना शिकार बना सकता है। इस गैंग में का इतना खौफ हो गया कि जिला प्रशासन को लगानी पड़ गई धारा 144। जी हां, यह सच है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। मंदसौर में डी गैंग का आतंक। डी गैंग पर प्रशासन का एक्शन। जिले में धारा 144 के आदेश जारी। धारा 144 से डी गैंग पर नकेल। मंदसौर में इन दिनों आवारा कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। शहर के बाजार में, गलियों में आवारा कुत्तों का डेरा है। आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। न जाने ये डी गैंग कब हमला कर दे। लोगों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की है। डी गैंग का खौफ इतना हो गया है कि प्रशासन को बड़ा और कड़ा एक्शन लेना पड़ा। पूरे जिले में आवारा कुत्तों को लेकर कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ने इस जानकारी को अपने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते ही उन्होंने धारा 144 लागू कर दी। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया आवारा कुत्तों को लेकर के। और कलेक्टर ने आदेश में साफ बताया कि जहां पर वेज नॉन वेज की दुकानें हैं और जहां पर सार्वजनिक स्थान है, जहां पर इन कुत्तों को खाने को मिलता है, वहां पर पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाए कि वहां पर कुत्ते जमा न हो और वो इंसानों पर हमला नहीं करे। कलेक्टर के आदेश पर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने वेज नॉन वेज दुकानों, होटल्स, ढाबा मालिकों को वेस्ट मटेरियल निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं ताकि आवारा कुत्तों का झुंड इकट्ठा न हो पाए। इनको ये निर्देश डीएम साहब ने दिए हैं कि इनके द्वारा जो भी वेस्ट रहेगा मटन, मांस, मछली में, अंडे में या शाकाहारी भोजन में, उसको अपनी दुकान या अपने ढाबे के सामने नहीं डालेंगे और इसको कचरा गाड़ी में या कहीं एक जगह पर डंप करेंगे जो कि आम या सार्वजनिक स्थल से दूर रहेगा। और उसका उल्लंघन करने पर 188 के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत समुचित कार्रवाई करने के प्रावधान है। तो पुलिस ये सुनिश्चित करेगी, मंदसौर पुलिस, कि जो भी इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है उस पर समुचित कार्रवाई की जाए। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कोई परेशानी आती है तो पुलिस और नगर पालिका को सूचित करें। देखना होगा, आवारा कुत्तों को लेकर कलेक्टर ने एक गंभीर मामला समझते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला है और इस आदेश का पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी कितना पालन करवा पाते हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18, मंदसौर। आपने बहुत सारी ऐसी जगह देखी होंगी जहां जानवर रखे जाते हैं। आप जाकर उनके बारे में जानते हैं, उन्हें करीब से देखते हैं। लेकिन अब एक ऐसा पार्क जो सांपों के बारे में जानकारी देगा। और यहां आपको सांपों की हर प्रजाति के बारे में जानकारी मिलेगी। बताया जा रहा है कि ये अपनी तरह का देश का पहला ऐसा पार्क है। इस पार्क में सांपों के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को मिल पाएगी। उज्जैन में ये खोला गया है। लोगों को सांपों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए रिसर्च बेस्ड स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क खोला गया है, जिसका निर्माण सभी उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। यहां बच्चों के लिए खासतौर पर क्विज भी रखे जाएंगे ताकि वो सांप से डरने के बजाय उनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु बन सकें। पार्क की खास बात यह होगी कि यहां सांपों को कैद रखने के बजाय आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मॉडल और सिलिकॉन के सांपों का इस्तेमाल किया जाएगा। देश विदेश के सांपों की तकरीबन 4600 प्रजातियों के बारे में रोचक तरीके से जानकारी मिल सकेगी।
सांपों पर बेस्ड इस पार्क का निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया गया है, जिसके चलते यहां आने वाले लोग अच्छी तरह से सांपों के बारे में वाकिफ हो पाएंगे। और वहीं शोधार्थी जो रिसर्च करते हैं उन्हें भी मौका मिलेगा इस स्नेक पार्क से। तो हमने पहले ही आपको बताया कि इस पार्क का जो निर्माण है वो उज्जैन में हो रहा है और ये बेहद खास है। क्यों खास है, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। और ये पार्क किस तरह की यहां पर जानकारियां मिलेंगी वो भी आपको बताते हैं। सांपों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर इस तरह से कस्टमाइज की गई है। तो लोग सांपों से डरते हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं पता होती है। और बहुत कम सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, पर जानकारी के अभाव में उन्हें मार दिया जाता है। पिछले कई सालों में सांपों की जनसंख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है और लगातार ये गिरावट देखी जा रही है। तो यहां पर इस पार्क में स्थानीय सांपों की जानकारी मिलेगी, उज्जैन और आसपास के सांपों के बारे में विवरण मिलेगा। और साथ ही जो उज्जैन में ये पार्क खुला है स्नेक पार्क, वो देश में के ही सांपों के बारे में नहीं बल्कि जो सांप विदेशों में पाए जाते हैं उनकी भी जानकारी का गढ़ होगा। यानी हर प्रजाति के सांप की आपको जानकारी यहां पर मिलेगी, देश विदेश के सांप की जानकारी मिलेगी। किस देश में कौन सा सांप पाया जाता है, किस तरह की प्रजाति वहां मिलती है, सांपों की जो आंतरिक संरचना कैसी होती है उसकी जानकारी, कौन सा सांप जहरीला होता है कौन सा जहरीला नहीं होता उसकी जानकारी, और बाकायदा नाम, फोटो, इसकी क्या खूबियां हैं वो भी जानकारी मिलेगी। सांप इस दुनिया में कैसे आए, उनका विकास क्रम क्या है वो भी बताया जाएगा। सांप किस तरह से चलते हैं, सुनते कैसे हैं, ये सभी जानकारियां मनोरंजन तरीके से दी जाएगी। तो मनोरंजक तरीके से जानकारियां मिलेगी और बच्चों के लिए बाकायदा क्विज भी रहेगा। वो इस क्विज को खेलेंगे, सांपों के बारे में और ज्यादा जानकारी, या जो मिथक एक गढ़ दिया गया है सांप हमारे दुश्मन है, इस तरह के जो मिथक गढ़े गए हैं वो कम से कम टूटेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पार्क के खुलने से क्या फायदा होगा। जानकारी तो आपको किताबों में भी मिल जाती है, लेकिन खास बात क्या है, इस पार्क में सर्टिफिकेट कोर्स भी कराए जाएंगे और युवाओं को इसके जरिए नौकरी में मौका मिलेगा। ना सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि अगर आप इस तरह से इस सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं वहां आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इस पार्क से क्या क्या फायदा होने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। हार्पेटोलॉजी रिसर्च लैबोरेटरी यहाँ इस स्नेक पार्क में रहेगी और सांप पर रिसर्च के लिए बेहद मददगार किताबें होंगी, रिसर्च पेपर होगी, ई लाइब्रेरी होगी, इसमें छात्र पहुंचकर पढ़ सकेंगे। ट्रेनिंग सेंटर होगा, सेमिनार हॉल रहेगा, 30 तरह के अलग अलग कोर्सेज यहां पर कराए जाएंगे और 5 कोर्स तो ऐसे होंगे जो पूरे भारत में कहीं नहीं होते। वन स्वास्थ्य शिक्षा, इस विभाग के लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं होगी बल्कि ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी होगा, ताकि अगर आप कहीं आगे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सर्टिफिकेट इस बात की मान्यता देगा कि आपने बाकायदा ये कोर्स किया हुआ है। और सबसे ज्यादा इस कोर्स के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद वन विभाग में आपकी नौकरी के जो आसार हैं वो बढ़ जाएंगे। तो स्नेक पार्क क्या है, क्या खूबियां हैं वो आपने जान लिया, लेकिन प्रेम क्या होता है आज आपको हम इसका उदाहरण बताएंगे। और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, एक युवती को भगवान से प्यार हो गया और अब वो उनसे शादी करने जा रही है। ये शादी 17 अप्रैल को ग्वालियर में होगी। वृंदावन से बारात आएगी। शिवानी नाम की युवती लड्डू गोपाल के प्रेम की दीवानी होकर अब विवाह करने जा रही है। श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी शिवानी, कान्हा की बीकॉम वाली मीरा, हकीकत बनेगा शिवानी का सपना। तारीख पक्की, वृंदावन से आएगी बारात। ग्वालियर शहर में इन दिनों एक शादी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि ये शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण से होने जा रही है। मीरा जैसी भक्ति में लीन ग्वालियर की शिवानी लड्डू गोपाल के प्रेम की दीवानी होकर अब उनसे विवाह करने जा रही है। 17 अप्रैल को वृंदावन से बारात ग्वालियर आएगी और सभी परंपरागत रस्मों रिवाजों के साथ विवाह होगा। गोपाल से लगन लगी हुई है और बचपन से ही लगी हुई है माता जी के जरिए। माता जी बचपन से शुरू से ही सेवा करती थी और
उन्हीं के ज़रिए लगन लगी है कि मम्मी बचपन से ही सिखाती हैं, लड्डू गोपाल सब कुछ सुनते हैं, करते हैं और हर चीज़ में सहायता भी करते हैं और वाक़ई करते हैं वो। उनसे कुछ भी कहो और उनसे कुछ भी मांगो सब मिलता है और कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं होती, बिन मांगे सब मिलता है कि बस इच्छा करने की ज़रूरत है। शिवानी और उसके परिवार के लिए ये फैसला आसान नहीं था। लोग किस तरह की बातें करते हैं वो सब जानते हैं। कुछ ऐसी ही बातें शिवानी और उसके परिवार वालों को लेकर हुई। तो बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग हैं, मतलब विरोध करने वाले कम हैं, सहयोग करने वाले ज़्यादा हैं, पर विरोध करने वाले जो हैं बहुत कड़वे वचन बोलते हैं जिनको सुना नहीं जाता है। लड़की हूँ तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे वचन कहते होंगे वो लोग। पहले रिश्तेदार भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन शिवानी ने मन बना लिया था और अब परिजनों ने भी मन बना लिया है। लोगों के कहने से परवाह नहीं है हमें। गोपाल जी है हमारे साथ, बस उनसे ही सब कुछ है और वही सब कुछ है जीवन में। संसार में कोई किसी का नहीं है। कौन है अपने बच्चे भी नहीं होते, माँ बाप को घर से भगा देते हैं, परेशान करते, बताओ। इसलिए उनकी शरण अच्छी है, सबसे अच्छी। शिवानी का सपना भक्ति के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा करना है। अब दुनिया चाहे जो कहे, शिवानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन का मेरा एक ही लक्ष्य है कि इन्होंने जन्म दिया है तो इनसे मुझे मतलब है, इनकी सेवा करनी है जीवन भर, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। तो इनका सहारा बन के रहना और इनकी सेवा करनी है, बस। शादी के बाद शिवानी भगवान लड्डू गोपाल के साथ ही वृंदावन के लिए रवाना होगी और वहां गीता का अध्ययन करेगी। लड्डू गोपाल की भक्ति के साथ जीवन बिताना शिवानी का लक्ष्य है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। और अब बात उस गिलास की जो रहस्यमय है। उसकी एक मिस्ट्री 400 साल पुरानी है, मुगल काल से जुड़ी हुई। लेकिन ये गिलास आपको बता देगा अगर पानी में जहर है या फिर कोई अन्य जहरीली चीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कोई गिलास ये बता सकता है? जी हाँ, ये गिलास आपको जरूर बताएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चार 400 साल पुराना रहस्यमय गिलास। मुगल कालीन गिलास की अद्भुत कहानी। ये है जहर को पहचानने वाला गिलास। पानी डालो, गिलास बताएगा जहर है या नहीं। तस्वीरों में दिख रहा ये गिलास कोई आम गिलास नहीं है, बल्कि ये गिलास अपने आप में अद्भुत और रहस्यमयी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल ये गिलास पानी या दूध में जहर है तो उसे पहचान लेता है। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। पुरातत्व संग्रहणकर्ता और इतिहासकार डॉक्टर सुभाष माने ने भी इसकी पुष्टि की है। तो इस गिलास में यदि कोई चीज देता भी है पीने के लिए, तो ये कांच के अंदर से नीचे से अपने को मालूम पड़ जाता था कि इसमें कुछ मिला है। जी हाँ, इस गिलास में अगर कोई जहर मिलाकर देगा तो उसका पता चल जाएगा। ये गिलास 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि मुगल शासक, राजा और महाराजा दूध, पानी और शराब पीने के लिए इस गिलास का उपयोग किया करते थे। उस जमाने में राजपाट पाने के लिए राजे महाराजाओं को छल कपट से जहर पिलाकर मार दिया जाता था। इससे बचने के लिए इस अनोखे गिलास को बनाया गया था। लगभग उसको 6 महीने लगे होंगे बनाने को ही। और इसमें खासियत ये है कि इसके तल में कांच लगा है, और ये कांच इसलिए लगा है कि उस जमाने में राजा महाराजाओं को कुछ जहर देके मारने की प्रथा ज्यादा थी कि कोई पॉइजन न दे। तो इस गिलास में यदि कोई चीज देता भी है पीने के लिए, तो ये कांच के अंदर से नीचे से अपने को मालूम पड़ जाता था कि इसमें कुछ मिला है। गिलास के नीचे लगा कांच लाल या हरा रंग बताकर इसमें जहर या अन्य कोई जहरीला पदार्थ होने की जानकारी देता था। ऐसे में राजा को सतर्क करने में इस गिलास की बड़ी भूमिका होती थी। इस गिलास पर मुगल बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की तस्वीरें उकेरी गई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मुगल काल में इसे बनाया गया होगा। ये विशेष प्रकार का ग्लास है। 400 साल पुराने ग्लास का की उपयोगिता जो है वो राजा महाराजा, मुगल कालीन राजा महाराजा करते थे। और इस ग्लास में यदि कोई जहर मिलाता था तो इस कांच के जरिए पता चल जाता था कि राजा को मारने के दृष्टिकोण से किसी ने जहर मिलाया है। तो राजा उस ग्लास से
सेवन नहीं किया करता था। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। और चलिए अब बात करेंगे पुष्पा गैंग की। दरअसल ये गैंग पुष्पा फिल्म की तर्ज पर तस्करी करता था, लेकिन इस गैंग पर वन विभाग की सिंघम टीम भारी पड़ी। वन विभाग ने पुष्पा गैंग पर कार्रवाई करते हुए 15 सदस्यों को पकड़ा है। साथ ही आरोपियों से तस्करी का सामान भी जब्त किया गया है। पुष्पा गैंग पर भारी पड़ी सिंघम टीम। फिल्म में पुष्पा की तर्ज पर तस्करी, तस्कर गैंग का हुआ पर्दाफाश। 15 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। गरियाबंद के उदंती टाइगर रिजर्व में एक अंतर्राज्यीय तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया गया। जंगल में बेशकीमती सागौन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक गैंग पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। ये गैंग फिल्म पुष्पा की तर्ज पर लकड़ियों की तस्करी किया करता था। बताया जा रहा है कि ये गिरोह बड़ा शातिर था। कुल्हाड़ी से सागौन के पेड़ों को काटा जाता था और साइकिल के जरिए तस्करी किया करते थे ताकि किसी को शक न हो। वन विभाग की सिंघम एंटी पोचिंग टीम ने 15 तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से सागौन की लकड़ी और इससे बने सामान जब्त किए गए। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पुष्पा गैंग ऐसे विशालकाय और बेशकीमती सैगोन लकड़ी की कटाई कर तस्करी करते हैं। बकायदा शोर न हो इसलिए वो साइकिल का उपयोग करते हैं और उड़ीसा में ले जाकर कारखाने में इसकी वस्तु बनाकर अंतर्राज्यीय स्तर पर बेचते हैं। इस पुष्पा गैंग के 15 तस्करों को उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के एंटी पोचिंग टीम ने पकड़ा है। इस गिरोह के तार बंगाल, असम समेत अन्य पड़ोसी राज्यों से जुड़े हुए हैं। साथ ही उदंती सीता नदी के एसडीओ भी वन विभाग के शक के दायरे में हैं। डीएफओ वरुण जैन ने तस्करों को सह देने के आरोप में एसडीओ के खिलाफ 1050 पन्नों की चार्जशीट सौंपी है। अप्रत्यक्ष रूप से जो है तस्करों एवं संलिप्त कर्मचारियों को संरक्षण देने का काम किया गया। इनके विरुद्ध जो और भी कई चीजें सामने आई है, जैसे कोर एरिया से जो है जो भी वनोपज की कटाई हो रही है या फिर जो है अवैध परिवहन हो रहा है उसमें जो है ले देकर छोड़ने की बात इनके द्वारा जो फॉरेस्ट गार्ड को की गई है, अवैध राजीनामा करके छोड़ने की, जिसका प्रमाण हमें मिला है कि ट्रैक्टर रेत संग्रहण ट्रैक्टर जो है इन्होंने छोड़ दिया था। फिलहाल वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। उधर पुष्पा गैंग के फरार अन्य तस्करों की तलाश जारी है। अब इस पूरे मामले में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने इन तस्करों को शह देने के आरोप में वहां के एसडीओ के खिलाफ भी 1050 पन्नों का चार्जशीट भी सौंपा है। अब इन तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बाकी फरार तस्करों को जल्द पकड़ा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। अब खबर इंदौर से, जहां अजीबोगरीब एक मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल की एक गलती की वजह से नाम में बड़ा हेरफेर हो गया, जिसके बाद कब्रिस्तान में दफनाई गई जोया को निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में महिला का नाम जया से जोया कर दिया गया। इसके बाद मुस्लिम समझकर महिला को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। 1 महीने बाद बेटे को मां की मौत की जानकारी हुई। बेटे ने शव कब्र से बाहर निकलवाया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया। कहा यह जा रहा है कि विवाद के चलते मां घर से बेटी के घर चली गई और इसके बाद वो अस्पताल कैसे पहुंची इसकी कोई जानकारी नहीं। बीमारी के चलते बुजुर्ग महिला को देवास से इंदौर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार की जानकारी न होने के चलते एक एनजीओ की मदद से महिला को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बेटे ने महिला की फोटो दिखाई, उसके बाद महिला का शव निकाला गया और फिर अंतिम संस्कार किया गया।